नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। आज हम लोग जिस नमस्कार मुद्दे वैभव पर जी, सभी को प्रणाम। फिर से मैं शुरू कर थोड़ा लेते हैं। मैं ओवरलैप नहीं करूंगा, चलिए ठीक। फिर से शुरू कर लेते हैं, ओवरलैप नहीं करूंगा। नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोनों के बीच जो बातचीत का विषय है वो विषय है यूपी में हुई कुछ नियुक्तियां इसलिए कि ये हजारों नियुक्तियां नहीं है, 186 नियुक्तियां हैं। लेकिन इसमें पेंच क्या है? पेंच ये है कि नौकरशाही एन किसी भी सख्त से सख्त प्रशासक, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि है कि वो बहुत ही सख्त प्रशासक हैं, हर एक चीज पर खुद नजर रखते हैं। लेकिन उनकी नाक के नीचे से क्या क्या होता है दर्शकों, ये हम बताने जा रहे हैं, ये हम खुलासा करने जा रहे हैं। और इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि प्रारब्ध के मंच पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर बात हो जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है, और उन मुद्दों पर बात करने के साथ साथ हम समाधान की भी बात करते हैं। अब ये मामला क्या है? 186 नियुक्तियां हुई, बाकायदा एडवर्टीजमेंट दिए गए, बाकायदा विज्ञापन निकाला गया, अपॉइंटमेंट हुआ, और सभी राजपत्रित पद हैं, एआरओ हैं, आरओ हैं। लेकिन ये पूरा मसला क्या है, क्या क्या हुआ है इसमें, इसके लिए सीधे चलते हैं सुनने फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, सीधा चलते हैं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, आपके लिए जी व्यालोक जी, आपने एक बात कही कि जिस पर कोई बात नहीं करता उस पर हम बात करते हैं। यहां पर दुख इस बात का है कि यह पूरा मसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में इसकी लगातार हियरिंग हो रही। दूसरी बात, इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी इन्वॉल्व है। और बट नेचुरल है कि सीबीआई इंक्वायरी या दो ही तरीके से हो सकती है, या तो संबंधित पक्ष यानी ऐसे केसेस में खुद सरकार, और या तो याचिकाकर्ता या शिकायतकर्ता की शिकायत पर अगर राज्य सरकार उसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही है या कोई उच्च जांच नहीं कर रही है तो कई बार कोर्ट्स भी उसमें सीबीआई जांच के आदेश देती हैं। दुख इस बात का क्यों है मुझे? क्योंकि यहां पर राज्य सरकार ने ही सीबीआई जांच इनिशिएट की। एक तरफ जब हम ये बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार के ही विभागों में नियुक्तियों में इस तरह से तमाम खेल हुए हैं। अभी खेल में आपको क्रमवार बताऊंगा, नाम ले लेके बताऊंगा, रिश्ते ले लेकर बताऊंगा, दिन और तारीख ले लेकर बताऊंगा। एक तरफ ये खेल उसी राज्य सरकार के रहते दौरान होता है, लेकिन उसी राज्य सरकार के मुखिया सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर भी देते हैं। लेकिन ये सारी बातें विमर्शों से गायब। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह है, शुरुआत में आप ये डिस्क्लेमर लेके रख लीजिए और दर्शक भी लेके रख लें, नौकरशाही किस तरीके से खेल करती है और किसी के नाक के नीचे से कैसे खेल करती है। इस लाइन को ध्यान में रख लीजिएगा। अगले 15-17 मिनट में ये सारी चीजें आप सुनिए। साहब, ये मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में बाकायदे रिक्त हुई, खाली हुई, जबरिया नहीं, 186 पदों पर भर्ती का मामला है। होता यह है कि 17 सितंबर और 27 सितंबर 2020 99 पद जो रिक्त थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा में, इनका अलग काडर होता है, सबको पता है। 99 पदों का विज्ञापन दिया गया 17 और 27 सितंबर को। उसकी परीक्षा दो स्तर पर हुई। प्रारंभिक परीक्षा हुई 22 नवंबर 2020 को। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई गोरखपुर के सेंटर पर, कुछ लोकल विवाद हो गया, प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल कर दी गई। फिर दोबारा 19 नवंबर को उन्हीं सेंटर्स पर परीक्षा हुई। मुख्य परीक्षा 27 को और 30 दिसंबर 2020 को, ये दो चरणों में मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गई। इनके परिणाम जो 99 पद वाले हैं वो 11 मार्च 2021 को परिणाम आ गए। उसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय में दिसंबर 2020 में 87 पदों के लिए विज्ञापन आया।
जब आप ये 99 और 87 जोड़ेंगे तो आपका वो अंक 186 आ जाता है। 24 जनवरी 2021 को इसकी भी प्री परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हो गई। 27 फरवरी 2021 को मेंस हो गए। 14 मार्च 2021 को टाइपिंग टेस्ट हो गई, क्योंकि ये इनमें से कुछ जो है वो सीनियर सबऑर्डिनेट और क्लर्कियल पोस्टें थी। इसका परिणाम भी 26 मार्च 2021 को आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये सन्नाटे में हो गया, इतने व्यवस्थित तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित कराई गई, इतने चरणों में आयोजित कराई गई, सारी प्रक्रिया का पालन किया गया, स्टैंडर्ड अचीव किया गया और इन परीक्षाओं में 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल भी हुए। यानी रात के सन्नाटे में ये सब नहीं हुआ। अब बवाल क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई ऑर्डर क्यों किया? मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय चल क्यों रहा है? दरअसल अदालती रिकॉर्ड से, क्योंकि यह मामला लिटिगेटेड है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, जब कोई मैटर अदालत में चलता है तो फैक्ट सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं। यानी अदालत की कार्रवाई किसी बंद कमरे में नहीं होती। इसका मतलब है कि वो देश के सामने, प्रदेश के सामने वो सारे फैक्ट हैं। और इसी आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत विस्तार से रिपोर्ट की। अदालती रिकॉर्ड से उन्होंने पता करा कि विधानसभा वाली भर्ती का ठेका अब यहां पर आउटसोर्स किया गया। इसका ठेका जो है वो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज BECIL को दिया गया। ये बी जो संस्था है उसने ये पूरी परीक्षाएं आयोजित कराई। चलो साहब ठीक है। अब हुआ क्या? इसमें एक व्यक्ति विपिन कुमार सिंह, ये असफल अभ्यर्थी, इसी परीक्षा 2.5 लाख बच्चों में से एक अभ्यर्थी ये भी था, विपिन कुमार सिंह। ये असफल हुआ। और ये रवायत है कि जब भी किसी परीक्षा में कोई बैठता है, अगर वो असफल रहता है तो उन्हीं असफल में से सफल थोड़ी ना रिट लेके जाता है। एक असफल अभ्यर्थी विपिन कुमार सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की और कहा कि साहब हमारी OMR शीट्स और हमारे जितने भी हमने अटेम्प्ट किया है वो सब लाया जाए, और मेरा दावा है कि मुझे गलत तरीके से इस परीक्षा में सिलेक्शन से रोका गया है, हटाया गया। और विपिन कुमार सिंह ने, मजे की बात यह है कि हाईकोर्ट में जब ये कहा तो सिर्फ आरोप नहीं लगाया, उसने अपने सूत्रों के आधार पर OMR आंसर शीट और टाइपिंग शीटों का बाकायदे छाया प्रति तक लगा दी। यानी विभाग से ही मिला होगा। और यही वजह है कि हाईकोर्ट को एडमिट करना पड़ा। और उसने कहा कि साहब हमारी योग्यता के नंबर्स में इस तरीके से खेल किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सुनना शुरू किया। और जब हाईकोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड तलब किए और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने हाईकोर्ट में सबमिटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं जो सुनवाई के दौरान ऑन रिकॉर्ड आए हैं, उनके आधार पर जब कंसर्न लोगों को, क्योंकि इन सबके नाम के खुलासे हो चुके हैं हाईकोर्ट में, तो फिर हाईकोर्ट के उन्हीं खुलासों के आधार पर खोजी पत्रकारिता करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदे उन संबंधित लोगों से जाके मुलाकात की, उनका पक्ष जानना चाहा। कारण क्या है? वो संबंधित लोगों की शुरुआत कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े 2 सचिवालयों के लिए 38 उम्मीदवार, इनका उन्होंने सैंपल साइज किया इंडियन एक्सप्रेस में। मजे की बात यह है कि ये जो 186 नियुक्तियां हुई हैं, जो विवाद में हैं, जो लिटिगेट हो गई हैं, इनमें से हर 5वां सेलेक्टेड कैंडिडेट किसी न किसी नेता, किसी न किसी अधिकारी का रिश्तेदार है। किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी की साली है, किसी का साला है। बहुत खूब, इससे अच्छी बात क्या होगी? यह दैवीय संयोग की 186 ऐसी भर्तियां होती हैं जिनकी की बाकायदे परीक्षा कराई जाती है, और उन 186 नियुक्तियों में सेलेक्टेड कैंडिडेट से हर 5वां किसी ना किसी VVIP का रिश्तेदार। कैसे साहब? शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष HN दीक्षित के PRO। उन PRO साहब को विधानसभा का एक नया पद, विशेष कार्यकारी अधिकार
अधिकारी प्रकाशन ये बनाकर नियुक्ति कर दी गई। सिलेक्टेड हो गए 186 में से, अब बचे कितने? 185। उन 185 के बारे में भी अभी बताएं। मजे की बात यह कि जरा पे बैंड देखिए, किन पदों पर नियुक्तियां की गई। एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, 44,900 से 1,42,400 का पे बैंड है। हालांकि आते गैर राजपत्रित में, लेकिन इसी में 27 आरओ समीक्षा अधिकारी जिनका पे बैंड 47,600 से 1,51,100 का पे बैंड है, और ये सारे के सारे गजेटेड अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी, ये 186 में शामिल है। मैंने आपको शुरुआत बता दी। एचएन दीक्षित साहब के, हृदय नारायण दीक्षित साहब, मैं पूरा नाम लेता हूं, उनके पीआरओ से ये शुरुआत होती है। लेकिन जब एचएन दीक्षित साहब से पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा, पहला शुरुआत किया उसने, 38 लोगों से पूछा है, मैं 38 को बताऊंगा। तो दीक्षित साहब ने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि वो मेरे साथ थे, लेकिन बाद में उनको परिषद ने नियुक्त किया है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, सूचना समाप्त हुई। बात यहीं तक नहीं रुकती है। इसी पीआरओ साहब के भाई, उनका विधानसभा में समीक्षा अधिकारी आरओ के पद में ही 186 में चयन हो गया। दो होनहार सगे भाई, दूसरे भाई का। तो दीक्षित साहब से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा, उन्होंने कहा कि अरे मैं जब पीआरओ को नहीं जानता तो उसके भाई को क्या जानता हूं, मैं नहीं जानता, सूचना समाप्त। जबकि उन्हीं की देखरेख में पूर्व विधायक और 2017 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। इन्होंने कहा कि हां साहब, हम ही ने एक एजेंसी को रिकमेंड किया और उस ने खाली पदों के सापेक्ष परीक्षा कराई गई, लेकिन मेरे किसी करीबी रिश्तेदार का किसी पद पर नियुक्ति नहीं की गई है, और ये बात सही भी। तो विधानसभा विधान परिषद अध्यक्ष एचएन दीक्षित साहब, पूर्व अध्यक्ष एचएन दीक्षित साहब का अध्याय यहां पर समाप्त होता है। अब शुरू होता है नौकरशाही का खेल। यूपी संसदीय कार्य के कार्य विभाग के मुख्य सचिव तत्कालीन जयप्रकाश सिंह के बेटे और बेटी को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्त किया गया। बेटा और बेटी एक साथ सेलेक्ट हुए, प्रॉपर परीक्षा देके। प्रतिभाशाली परिवार है अवनीश जी, बिल्कुल, मतलब समझिए बात को। मैं चाहूंगा मैं सिलसिलेवार पहले सारे नाम सामने रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में जब जयप्रकाश सिंह साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई व्यालोक जी बिल्कुल सही कहने वाले हैं, हमारे बेटा और बेटी का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ है, मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता। अब आ जाइए साहब, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे के 4 रिश्तेदारों की नियुक्ति इसी परीक्षा के माध्यम से होती है। 4 रिश्तेदार साहब, उनके 2 रिश्तेदार चचेरे भाई के बेटे आरओ और एआरओ विधानसभा, और 2 अन्य रिश्तेदार चचेरे माई भाई और मामा के बेटे आरओ विधान परिषद में नियुक्त होते हैं। जब इस बारे में मुख्य प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे साहब से पूछा गया तो उन्होंने बहुत लीगली करेक्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए साहब, ये मामला अब हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मेरे लिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। आगे आइए, विधान परिषद के प्रमुख सचिव, विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह के बेटे को आरओ और विधानसभा पद पर नियुक्ति दे दी गई। यहां भी एक प्रतिभाशाली बेटा निकला, सीधे आरओ बन गया, 1.5 लाख सैलरी वाला। इस बारे में जब श्री राजेश सिंह जी से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा तो उनका यह कहना था कि देखिए दुबे जी ने आपसे बात की है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दुबे जी साहब कौन? उनके बॉस। अब एक मंत्री साहब की भी एंट्री होती है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के पहले कार्यकाल के कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री, अब
डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री बने थे, उनके भतीजे को सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ विधान परिषद पद पर नियुक्त किया गया इसी परीक्षा के जरिए। महेंद्र सिंह जी 2017 से 2019 तक मंत्री और उसके बाद 19 से 22 तक भाजपा सरकार में पहले राज्य मंत्री थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री थे। अब बड़े आदमी हैं, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस इन तक पहुंच नहीं पाया, टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन एक फैमिली मेंबर मिले इनको, इंडियन एक्सप्रेस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा चयन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर वापस आ जाती है गाड़ी नौकरशाही पे। यूपी कानून विभाग के पूर्व सचिव और उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के बेटे को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्त किया गया। एक और प्रतिभाशाली बेटा, एक प्रतिभाशाली पिता का। इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका। दिनेश कुमार सिंह साहब का बेटे को विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत निचली अदालतों में न्यायाधीश भी चुन लिया गया। ये वहां से भी आगे बढ़ गया प्रतिभा। जब इंडियन एक्सप्रेस ने दिनेश कुमार सिंह से पूछा कि भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है साहब कि वो अब न्यायिक अधिकारी हैं, छोड़ दिया उन्होंने वो दुनिया, मैं कुछ नहीं जानता। प्रतिभा के बल पे उन्होंने वहां नौकरी पाई थी, प्रतिभा के ही बल पर उन्होंने यहां नौकरी पा ली। अब साहब किस तरीके से अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द विचारधारा भ्रष्टाचार की नदी और करप्शन की नदी जाती है, यह दुख और संताप का विषय है। मैंने शुरुआत किया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विधानसभा पूर्व अध्यक्ष अजय दीक्षित साहब से। अब आइए चलते हैं आपको लेके सफाई की तरफ। इसी 186 पदों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह, इनका बेटा, होनहार बेटा समीक्षा अधिकारी इसी परीक्षा के माध्यम से चयनित होता है। इस संबंध में अजय कुमार सिंह साहब ने कहा कि नो कमेंट्स, लिटिगेशन में चल रहा है। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह के बेटे और भाई को विधानसभा में एआरओ पद पर नियुक्ति दी गई इसी परीक्षा के माध्यम से। और ये कौन है साहब? धर्मेंद्र सिंह साहब, यही समाजवादी शिखर पुरुष शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी हैं और लगातार उनके साथ इन्होंने वर्षों तक काम किया है। अखिलेश यादव जी के एक करीबी आ गए, शिवपाल सिंह यादव के दूसरे करीबी आ गए। धर्मेंद्र सिंह से जब पूछा इंडियन एक्सप्रेस ने, तो इन्होंने कहा शट योर माउथ, बच्चों ने परीक्षा पास की है भाई, हाउ डेयर यू। सैफई पुराण अभी आगे भी बाकी है। अखिलेश यादव जी के करीबी सहयोगी जैनेन्द्र सिंह यादव उर्फ नीटू यादव के भतीजे को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति दी गई इसी 186। इस मामले में जब इंडियन एक्सप्रेस ने नीटू यादव से पूछा तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नो कमेंट्स। और तो और बहती गंगा में ये परीक्षा आयोजित करने वाली और भर्ती पूरी करने वाली फर्म ने भी हाथ धोया। और फर्म ने कैसे हाथ धोया? इन फर्म मालिकों के दो रिश्तेदार ये भी नियुक्ति पा गए। जिस एजेंसी ने ये भर्ती की उसके मालिक राम प्रवेश यादव, इनकी पत्नी जी को नियुक्ति मिल गई साहब। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सैया की फर्म ने परीक्षा आयोजित कराई और पत्नी पास होके आरओ बन गई। राम प्रवेश यादव साहब ये कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है। इनके पिता शंभू सिंह यादव, सॉरी, इनके भाई शंभू सिंह यादव, वो खुद एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, नौकरशाह हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 या 2 साल हुए होंगे, उप लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। राम प्रवेश की पत्नी को आरओ विधान परिषद पर नियुक्ति दे गई साहब। जब शंभू सिंह यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं पता। इसी फर्म से जुड़े हुए टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग के निदेशक रामवीर सिंह के भतीजे, भतीजी और बहनोई को एआरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति मिल गई।
जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई उनके एक मालिक की बीवी को और दूसरे मालिक के भतीजे, भतीजी और बहनोई को एआरओ की नियुक्ति मिल गई। रामवीर सत्यपाल और राम प्रवेश यादव ने इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने बार बार उनसे अनुरोध किया, पूछा, कांटेक्ट करने की कोशिश की, नकार दिया। अब साहब, हाईकोर्ट नियमों के संशोधन का हवाला देते हुए सबसे बड़े जो सवाल उठते हैं कि सचिवालयों में जो भी भर्तियां होती रही हैं 2016 तक, वो सारी की सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता था। मैं अगर 186 के 86 पदों को अगर गिनाने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। मैंने वो तमाम नाम जिनमें से पार्टी का कोई भेद नहीं है, नौकरशाह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो एजेंसी परीक्षा कराती है उसकी साला साली भतीजा भतीजी सारे के सारे भरे हुए हैं। सवाल यह होता है कि 2016 तक जब लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये भर्तियां कराती थी तो 2019 में विधान परिषद सचिवालय ने ये परीक्षा खुद संचालित करने का निर्णय क्यों लिया? ये सवाल उठता नहीं उठता जी? सवाल और भी बहुत सारे हैं और समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप इसको कंक्लूजन की ओर ले जाएं। सवाल ये भी उठता है, पहला सवाल आपने पूछ लिया, दूसरा सवाल ये कि इतनी सारी नियुक्तियां हुई, कोर्ट में बाकायदा मामला चल रहा है और हम लोग शायद पहले और आखिरी हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं कोई भनक नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। पार्टी लाइन के इतर ये जो पूरी भ्रष्टाचार की नदी आपने कही बह रही है, और जो अखिलेश यादव वैसे योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं, उनके अपने घर में क्या हो रहा है, हालांकि उनका तो सफाई कांड से लेकर सब कुछ ये है। तो थोड़ा सा अभी ये कब तक चलेगा मामला, कोर्ट में क्या प्रगति है, उस पर भी थोड़ा बता दीजिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 3 अक्टूबर 2023 को लास्ट सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने जो रिपोर्ट की, यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है। जब हम ये कह रहे हैं कि इसी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के पहले टर्म में ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने ही इसमें सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया जब ये सारे तथ्य उनके सामने गए। तथ्य कैसे गए? दुख की बात यही है एक निकल के इस सारी चीजों में, इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री जी के सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर का मैं उसकी सराहना करूं, और निश्चित रूप से उसी वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन विपिन कुमार सिंह एक शिकायतकर्ता को याचिकर्ता बनके मुकदमा दाखिल करना पड़ा। और उसने, आप सोचिए जरा, एक सड़क का आदमी जो असफल अभ्यर्थी है, उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की और अपने सूत्रों के हवाले से उसने कुछ छाया पत्र कॉपियां अपने ओमार शीट और जहां उसके अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई थी वो पा भी लिया एजेंसी से, और तब जाके हाईकोर्ट ने इंटरटेन किया। और हाईकोर्ट ने जब इसको पूरा एडमिट किया और रिकॉर्ड तलब कर लिए, सारे रिकॉर्ड जो है जब ऑन पेपर चले गए और पता लगा कि 186 में से हर पांचवा किसी न किसी वीवीआईपी, किसी न किसी नौकरशाह या तो खुद एजेंसी का नजदीकी रिश्तेदार है, यह तब प्रकरण पूरा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इसने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया। लेकिन कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर 16 तक ये परीक्षा कराती थी तो 2019 में विधानसभा सचिवालय ने खुद ये परीक्षा क्यों आयोजित करने की ठानी? खुद ठाना सैफई परिवार के एक करीबी व्यक्ति के मालिक वाले फर्म को इसका काम दे दिया गया। किसने दिया? इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इन तमाम नौकरशाहों ने एक दो नेताओं को उपकृत किया और उसके बदले अपने सैकड़ों रिश्तेदारों को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। इसकी जांच कब होगी? इसकी जांच भी होनी चाहिए। 186 कैंडिडेट जो सफल हुए हैं, इनमें से केवल 5वें हैं ना, यानी कुछ ना कुछ तो जेन्युइन भी हुए हैं इसमें। अब आप न्याय करने के नाम पर क्या होगा? यह अधिकारी 2 मिनट में करेंगे कि साहब 186 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी जाए। इनमें से अगर एक भी व्यक्ति
एक भी अभ्यर्थी अगर अपने योग्यता के आधार पर चयनित हुआ है तो उसके साथ अन्याय होगा, उसकी जवाबदेही किसकी है? दूसरा, यह पूरा केस अखिलेश यादव लेटरल एंट्री या बाकी कोई भी चीज हो उस पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसी वीडियो के कमेंट में अगर कहीं भी किसी नेता का, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का इस भर्ती के व्यापक भ्रष्टाचार पर अगर कहीं कोई बयान हो, कोई ट्वीट हो, कोई टिप्पणी हो, तो उसको टैग करिएगा नहीं, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, सब मिले हुए हैं। यहां पर एक नैतिक सवाल खड़ा होता है, आपका राजनीतिक नेतृत्व चाहे दिल्ली का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वह 200% ईमानदारी के साथ काम करने को तैयार है, कर रहा है, लेकिन उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है? और यहां बड़ी विनम्रता से और पूरी नैतिकता से और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए एक बात बता रहा हूं जो कि फैक्ट है, सत्य है। किसी प्रदेश में कुछ और होता हो, फॉर करके सिग्नेचर मुख्यमंत्री कार्यालय निपटाता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चपरासी की नियुक्ति से लेके इतने बड़े राजपत्रित अधिकारियों तक की नियुक्ति की फाइल अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जाती है। बिना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गए इस तरह की कोई नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती। मेरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में ये 186 नियुक्तियों की फाइल जब गई तो किस नौकरशाह ने और किन स्वार्थों और किन योजना के तहत मुख्यमंत्री जी से न सिर्फ इसे अग्रसारित करा लिया बल्कि इसके नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम और सफल अभ्यर्थियों की सूची लोड कर दी गई। यहां मैं करेक्शन कर दूं, अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं इशू हुआ है, यहां मैं करेक्शन कर रहा हूं, लेकिन वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद वेबसाइट पर इस नियुक्तियों के अंतिम रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद वो विपिन सिंह याचिकर्ता गया। साहब, एक सफल पॉलिटिकल नेतृत्व को ये सरकारी बाबू लाल फीताशाही किस तरीके से अपनी धुन पर नचाते हैं, और शायद यही वजह है कि मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब पहली कैबिनेट में महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में इंडक्ट हुए, बहुत प्रतिभाशाली, और मुझे एक आर्टिकल याद आता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं महेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन उसके बाद उनकी छुट्टी हुई और वो योगी कैबिनेट में दोबारा दिखाई नहीं दिए। और इन परीक्षाओं का ये जो टाइम है ये भी उसी समय से जुड़ा हुआ है जिस समय उनके मुख्यमंत्री के कैबिनेट में दोबारा रिपीट नहीं हुए वो। तो यहां न भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बचे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि सैफई परिवार के 2-3 करीबियों को, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोगों को उपकृत करने के बाद 186 में से 90% इन पदों पर खेल किसने किया? सारे के सारे नौकरशाहों ने बांट लिए, किसी की बीबी, किसी का साला, किसी का ये। 2.5 लाख लोगों का शामिल होने का यह मामला है। हम ये दोबारा रिपीट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट कर रहा है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सरकार लड़ रही है, पैरवी कर रही है, ये सब होगा। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये नौकरशाही का ये जंजाल है जिसके बारे में राजनीतिक नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में सोचना पड़ेगा, पूरे देश में सोचना पड़ेगा, वरना ये साहब आप कुछ भी करते रह जाइए, आपकी सारी ईमानदार मंशा को इसी तरह जमीन पर धराशायी करते रहेंगे। और एक गठजोड़ देखिए, गजब की सिम्फनी देखिए, ऑर्केस्ट्रा देखिए, सब मिला जुला राग बता रहे हैं। न भाजपा का कोई व्यक्ति कर रहा है इसको अपने उपलब्धि के रूप में, न सरकार की और न सत्ताधारी पार्टी इसको उपलब्धि के रूप में गिना रही है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीबियों ने पाली नौकरी, हमने पकड़ लिया। न ये कह रहे हैं, न अखिलेश यादव और सपा ये कह रही है कि 186
जो योगी सरकार के कार्यकाल में भर्तियां हुई उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। ये होती है जुगलबंदी, जिसमें 2.5 लाख बिल्कुल अभ्यर्थी सड़क पर पेश रहे हैं। लावारिस की तरह आज धक्के खा रहे हैं। ये बिल्कुल सही सोचना बात होगा है। कि ये नौकरशाही का कितना बड़ा गठजोड़ है, जिसे ब्रेक करना मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और सर्वोच्च प्राथमिकता जिसमें उनकी ईमानदारी है, शुचिता है, उनके लिए बहुत जी बड़ा चैलेंज है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आप ईमानदार हैं, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक क्या है? आपकी ईमानदारी दिखे और आपकी ईमानदारी का प्रदर्शन हो। और इस मामले में शायद कहीं न कहीं भाजपा के जो नेता हैं, उनसे, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री योगी ईमानदार हैं, लेकिन नौकरशाह क्या खेल कर रहे हैं? ये हमारा मुख्य सवाल है। दर्शकों, श्रोताओं, अवनीश जी ने इतने विस्तार से सारी बातें आपको बताई हैं, इतने सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, इतना जवाब दे चुके हैं कि अब इसमें कुछ जोड़कर मैं आपका मजा नहीं खराब करना चाहता। तो यहीं लेंगे आपसे आज्ञा। दीजिए एक विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।